हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। आओ शुरुआत करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ए नॉट, जो कि ए मोलर गिवन है। सपोज करते हैं कि ए मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अब जो होगी कुछ चेंज हो जाती है, कुछ चेंज हो गई, कुछ घट गई। सपोज करते हैं शुरुआत में ए है, बाद में ए माइनस एक्स हो जाती है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दिस इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड कैसे मेजर करें? उसके लिए आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका a माइनस एक्स माइनस ए अपॉन टी, विच इज माइनस एक्स अपॉन टी। रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपके पास 11th क्लास में हमने पढ़ा था। एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में समझ लेते हैं। हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया गया? देखिए, ए और बी ये दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी गई है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो भी हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास है क्या? ए की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रख देनी है। ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है ए का कॉन्सेंट्रेशन। बी के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, साथ ही साथ इस पर रेज करा दिया जाता है इसका कोएफिशिएंट। सपोज करते हैं इसका कोएफिशिएंट स्मॉल ए, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल बी है, तो आपने क्या कर देना, ए और बी को इसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेज करा देना। दिस इज द एक्टिव मास फॉर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? रेट। बट ये हमें पढ़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज द थियोरिटिकल फैक्ट। थियरी है ये, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पढ़ना है रेट लॉ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये हमें पढ़ना है यहां पर। ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेट प्रोवाइड करता है आपको। सपोज करते हैं कि हमारे पास ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पर इनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इस तरीके से गिवन है। यहां पर रेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि ये भी एक्टिव मास के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहां कोएफिशिएंट हम देख कर नहीं बता सकते। रिएक्टेंट के अंदर क्या है, ए है या बी है, इसे देख कर नहीं बताया जा सकता है। यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है। तो हमने पावर एक्स और वाई यहां पर लिख दिया है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह पे हटाकर एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी। तो एक्स और वाई यहां पर आप एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं, इस तरीके से देख कर नहीं पता कर सकते रिएक्शन को। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है 2a + b c + d। इसके साथ 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन हर केस में अलग अलग लिया गया है, और उसके सामने उसका रेट गिवन है। यहां पर आपको रेट लॉ के थ्रू एक्स और वाई जो उसके पावर होते हैं, सपोज करते हैं इसका रेट k इंटू a टू द पावर x b टू द पावर y। हमें x और y की वैल्यू पता करनी और k की वैल्यू पता करनी। कुल मिलाकर हमें रेट लॉ के इक्वेशन को पता करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। सॉल्यूशन।
ऐसा करते हैं हम लोग, फर्स्ट और फोर्थ वाले रिएक्शन को एक साथ लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 के। ए की वैल्यू गिवन है 0.1 इसके पावर में x, बी की वैल्यू भी 0.1 है इसके पावर में y। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये हो गई। नाउ फोर्थ वाले इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पर रेट की वैल्यू है 2.40 -2, ए की वैल्यू है 0.4, बी की वैल्यू 0.1 टू द पावर y। मैंने इन दोनों रिएक्शन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही ये जो बी वाला पार्ट है कैंसिल हो जाता है। यहां पर हमने फर्स्ट और फोर्थ को ही लिया, यहां पर चुना है क्योंकि इसके बी के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम है यहां। ठीक है, डिवाइड करते ही के से के कैंसिल हुआ, 1/4 टू द पावर x। आप इसे डिवाइड कर दो, 1/4 इसके पावर में 1। यहां पर x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। ठीक है, अगेन हम यहां पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लेने वाले हैं, सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को लेने वाले हैं। ठीक है, यहां पर a के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम है, सिमिलरली a का कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल होगा। आइए देखते हैं, 7.2 10 टू द पावर -2, 0.3 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर y, 2.88 -1, 0.3 x, 0.4 y। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। यहां पर हमने लिया हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड केस में हमने सेकेंड एंड थर्ड को लिया हुआ, डिवाइड किया। यहां से 0.3 कैंसिल आउट हुआ, k की वैल्यू भी कैंसिल हो गई, 1/2 टू दी पावर, देखिए 0.2 को 0.4 से डिवाइड करते हैं 1/2 आ जाता है। ठीक है, यहां पर डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाता है। ठीक, इस 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 टू दी पावर 2। यहां पर आप देखो बेस की वैल्यू सेम होने से पावर की वैल्यू सेम हो जाती है, y की वैल्यू 2 आ जाती है। हमें x और y की वैल्यू यहां से पता चल जाती है, लेकिन स्टिल k की वैल्यू नहीं पता है। इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को। रेट इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, b टू द पावर y। यहां पर x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। रेट की जगह पे हम 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1, कैलकुलेशन के बाद k की वैल्यू आ जाती है 6। फाइनली जो रेट की वैल्यू हो गई यहां से 6 a टू द पावर x, x इज 1 एंड b टू द पावर 2। ये हमारा रेट लॉ इक्वेशन मिल जाता है यहां से। ठीक है, तो देखा आपने, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, जिसे आप एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हो, इक्वेशन देखकर नहीं बताया जा सकता है। यहां पर इक्वेशन देखकर अगर चलते तो यहां पर a के कॉन्सेंट्रेशन पे कोएफिशिएंट 2 लगाना होता है, लेकिन यहां 1 है। ठीक है, तो रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। आइए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज हमारे पास रेट इक्वेशन गिवन है a टू द पावर x, b टू द पावर y, a प्लस b, c प्लस d। कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन गिवन है। यहां पर रेट लॉ इक्वेशन गिवन है। इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को अगर लिखते हो आप, यहां पर लिखा जा सकता है रिएक्शन इज x ऑर्डर with respect to A and Y order with respect to B. X order with respect to A,
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है x है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है y है। ठीक है, टोटल ऑर्डर की अगर बात करें ये आपका x प्लस y हो जाता है। बेसिकली हमें 3 ऑर्डर यहां पर पढ़ रहे हैं, 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड भी आप कंसीडर कर सकते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन whose rate depends on first power of their concentration terms। सपोज करते हैं हमारे पास A है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन के रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये आपका A मोलर गिवन है। ठीक है, आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज हो जा रही है, A माइनस एक्स मोलर हो जा रही है। ओके, यहां पर आप अगर इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करते हैं, इस रिएक्शन को अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो यहां पर आप लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1। रेट की वैल्यू क्या होती है माइनस dA अपॉन dt। यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है a। d अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, dA अपॉन में a k dt माइनस साइन इधर चला गया। इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया जाता है। हम फाइंड आउट क्या करने वाले हैं यहां पर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका एक्सप्रेशन आता है पेपरों में, तो इसे देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dA अपॉन a माइनस k dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते ही dA अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log a, माइनस k कांस्टेंट है बाहर आ जाता है, dt का कंसंट्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू c यहां पर अटैच करना होगा। देखिए यहां पर आपने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आपने रिएक्शन में देखा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A मोलर है, आफ्टर टाइम T यही कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू A माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए अगर आपने टाइम की वैल्यू 0 रखी, T इज इक्वल टू 0, उस समय आपको क्या रखना होगा, A नॉट पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, log a माइनस के टी प्लस सी। यहां पर टाइम की वैल्यू 0 रखते हैं और यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या रखनी होगी, a नॉट रखनी होगी। टाइम 0 है उस समय कंसंट्रेशन a नॉट है। सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जा रही है, वो है log a नॉट। इसी वैल्यू को अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, log a माइनस के टी प्लस सी, सी की जगह पे आपने रख दिया log a नॉट। ठीक है, इसे अरेंज करते हैं, के टी को इस ओर लाया जाता है, log a नॉट माइनस log a। सॉल्व करते हैं, log m माइनस log n की जो वैल्यू होती है, जब भी ऐसा हो माइनस हो log, तो यहां पर आपने क्या करना होगा, log a नॉट ऊपर a को नीचे।
log m माइनस log n log m अपॉन n होगा ये। बट ये जो log है नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का लॉग टेबल आपके पास नहीं होता है। 10 बेस वाले जो लॉग होते हैं उसका लॉग टेबल आपके पास होता है, तो हमने इसे चेंज करना होगा। अगर ये e बेस का लॉग है, इंटीग्रेशन में जनरली आप देखते हो इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग जो होता है वो नेचुरल लॉग हमें मिलता है। तो क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेचुरल लॉग अब बदल के 10 बेस वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इक्वेशन बनता है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। ओके, अगेन और थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर एक टर्म यूज में आता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या है, ये हर एक ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है ये समझते हैं। सपोज शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है A मोलर इनिशियली, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है T हाफ, जिसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। उस समय कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जस्ट हाफ हो जाती है। जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी ना वो आपकी A/2 हो जाती है, आधी हो जाती है। इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। चलिए K T की जगह पे T हाफ रख दिया, यहां पर 2.303 log A0 की जगह पे आपने A रखना होगा, और कैपिटल A जो हमारे पास गिवन है इसकी जगह पे A/2 रखना होगा। डिवाइड करते हैं 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय K। यहां से T हाफ की वैल्यू आ जाती है 0.693 अपॉन K। ये भी आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेशली। सपोज करते हैं एक रिएक्शन, देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि 30% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट का वक्त लगता है, और इस रिएक्शन के अंदर T हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A reaction takes 40 minutes for 30% completion. Find T half. Initially, मान लेते हैं कि 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली, at T is equals to 40 minutes। मान लेते हैं 40 मिनट के बाद अब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 30 घटने के बाद 70 मोलर रह जाएगी। यहां पर आपसे T हाफ पूछा गया, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखते हैं। जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें ये बताया गया है KT is equals to 2.303 log A upon A minus x। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। K T की जगह पे आपने 40 रख देना है, 2.303 log A के बदले आपने 100 रखना है और A माइनस x के बदले 70 रखना है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 2.303 log 10 minus log 7, बिकॉज 10 अपॉन 7 है, यहां पर log की वैल्यू खुल जाएगी, log m माइनस log n हो जाएगी, ठीक है। K इंटू यहां से K की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2.303 log 10 की वैल्यू होती है 1, log 7 की वैल्यू आप देखेंगे कैलकुलेट करके यहां से आप पुट करेंगे और 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। log 7 की वैल्यू आपने देखना होगा log टेबल में कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद 40 से डिवाइड करके k की वैल्यू यहां से आप पता कर सकते हैं। जैसे k की वैल्यू पता चल जाती है, अब आप
टी हाफ के लिए एक फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। यहां पर आपने इस के की वैल्यू को पुट कर देना है, टी हाफ की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये शो करना है कि T99% इज ट्वाइस T90%। 90% कंप्लीट होने में किसी रिएक्शन को जो टाइम लगता है और 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका ये रिलेशन है। यानी कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसका डबल है। ये शो करके आपको दिखाना है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज करते हैं केस फर्स्ट, ये है क्वेश्चन। ठीक है। KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। ये आपके पास इक्वेशन है। T की जगह पे आपने T99% रख देना। 2.303 log A की जगह 100 रखिए। अगर ये रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाता है तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करके log 100 की वैल्यू हो जाती है 2, और यहां पर आपने क्या करना है? k को डिवाइड कर देना। तो T99% का टाइम ये आ जाता है। अगेन अब T केस 2 सपोज करते हैं अब 90% कंप्लीट हो रहा है यहां पे रिएक्शन, उसके लिए तो देखते हैं KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। T90% 2.303 log, ऊपर में 100 रखना होगा, नीचे में आपको 10 रखना होगा, क्योंकि 90% कंप्लीट होने के बाद A माइनस एक्स की वैल्यू अब 10 ही रह जाएगी। ठीक है। यहां से कैंसिल हुआ। 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसे आपने k से डिवाइड करना होगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करेंगे। T99% डिवाइडेड बाय T90%, और यहां से सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली यहां 2 बच जाएगा। और यही आपको शो करना है। ठीक है, कि 90% होने में जो टाइम लगता है और 99% में जो टाइम लगता है उनमें 2 का रिलेशन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90% वाले को तो वो T99% के इक्वल आ जाता है। कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, आओ देखते हैं। KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A नॉट अपॉन A। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इसको खोल भी सकते हैं आप। 2.303, अच्छा इस 2.303 को अगर फिलहाल हटा लेते हैं, हटाने के बाद ये जो 10 बेस है अब बन जाता है E बेस का, और इसे खोल लेते हैं log A नॉट माइनस log A, और ये है KT। अगर मैं ग्राफ बनाऊं log A वर्सेस T का, T वर्सेस log A वर्सेस T का अगर ग्राफ बनाते हैं तो आइए समझते हैं। सपोज करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन है, y एक्सिस x एक्सिस। इसके लिए ये हमारे पास ग्राफ है, सपोज करते हैं ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पर c क्या होता है? c इज द y इंटरसेप्ट। x के साथ जो होता है उसको आप स्लोप कहते हो। स्लोप क्या होता है यहां पर? m। अगर मैं इसी से रिलेट करके, रिसेंबल करके इस इक्वेशन को देखूं तो यहां से आप देख सकते हो कि log a इज इक्वल्स टू KT, log A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस log A नॉट। यहां पर log A क्या है? y है। T को क्या माना है आपने? x माना है, तो उसके साथ क्या है? k है। k नेगेटिव में है, और c की वैल्यू कितनी है?
सी की वैल्यू यहाँ पर log a नॉट है। तो कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए हमने डाउनवर्ड लिया है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू नीचे रखी है, 90 से ज़्यादा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर, ठीक है। और ये जो y इंटरसेप्ट जो होगा यहाँ पर वो log a नॉट होगी वैल्यू इसकी। तो यहाँ से एक ग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है। और भी एक ग्राफ देख सकते हैं आप, t वर्सेस log a अपॉन में a नॉट अपॉन a देखें तो यहाँ पर ग्राफ आपका ये इस पॉइंट से जाता है, ऑरिजिन से जाता है, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, इसी इक्वेशन को देखिए, ये y हो जाता है, ये x हो जाता है, इसका स्लोप क्या है k, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू k हो जाएगी। c है ही नहीं, इट मीन्स ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखिए ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट हो, द रिएक्शन whose rate is independent on concentration। कहने का मतलब A से कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू A नॉट है, A मोलर है, एट टाइम T कुछ हो जाती है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, ठीक है। तो इसके रेट के बारे में ये बताया कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर पे डिपेंड करेगा। जीरो पावर का मतलब क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते ही कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पर 1, यानी इसका रेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करते हो, यहां पर रेट किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आइए समझते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट समझिए, dA अपॉन dt यही है रेट, और ये अगर nth ऑर्डर का हुआ, मान लो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, सेकंड ऑर्डर का हुआ, जीरो ऑर्डर का हुआ, हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं ये nth ऑर्डर का है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट, जीरो, सेकंड, कुछ भी हो सकता है। यहां से k की वैल्यू आप क्या करते हैं, निकालते हैं, dA अपॉन dt। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने क्या रखना होगा, मोल पर लीटर, ऊपर में, नीचे में क्या है सेकंड, यहां पर भी मोल पर लीटर का पावर n। इसे कैलकुलेट करेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड के पावर में -1, ये k की वैल्यू आ जाती है। अगर यही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हुआ, n की जगह पे आपने 1 रखना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो k की वैल्यू क्या बच जाएगी, ये 1 रखते ही सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स बच जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी रेट कांस्टेंट गिवन है, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसे सेलेक्ट करने के लिए, इसे पता करने के लिए उसके यूनिट को देखेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 60 पर सेकेंड, इससे ये पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलरली n की जगह पे आपने 0 रख दिया, जीरो ऑर्डर के लिए n की जगह 0 रख देंगे, तो यही रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बन जाता है आपका इतना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू को आपने 2 रखना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू रखी जाती है। के थ्रू समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर गैसेस स्टेट में हो, ये रिएक्शन गैसेस स्टेट में है, ठीक है। यहां पर टाइम की वैल्यू 0 है, उस समय उस रिएक्शन का टोटल प्रेशर 0.5 atm, ठीक है।
और जब टाइम की वैल्यू 100 सेकंड हो जाती है तो इसके टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.512 atm हो जाती है। ठीक है, ऐसे केस में इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? Kd is equals to 2.303 log A upon A minus x। ये इसका यूज करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही यूज होगा। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 reacts and gives N2O4 plus O2। देखते हैं, इनिशियली अगर हम अज्यूम करके चलें इसका प्रेशर है P0 जो गिवन है 0.5 ठीक है, एट टाइम t is equal to 100 सेकंड पे हम लोग मान लेते हैं इसके कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कमी होगी, P कमी हो जाएगी। ठीक, यहां पर 2P और यहां पर P। अगर मैं इन तीनों प्रेशर को जोड़ूं तो हमारे पास उस कंटेनर का टोटल प्रेशर मिल जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक बंद कंटेनर में ही हो रहा होता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। तो यहां से आपने P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P जोड़ने के बाद, अच्छा यहां पर भी आपका 2P ही होगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट 2। ठीक है, हाँ, तो यहां से ये 2P और ये टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.512। यहां से P0 की वैल्यू भी हम रख देते हैं 0.5 प्लस P इज इक्वल टू 0.512। यहां से P की वैल्यू आ जाती है 0.012। ठीक, अब इसी P की वैल्यू को यहां से देखते हैं, K into 100, T की जगह 100 रखना है, 2.303 log A ऊपर और A माइनस x नीचे। A के लिए आपने क्या रखना होगा? A के लिए आपने P0 रखना होगा। ठीक है, और A माइनस x के लिए क्या रखना होगा? ये वाली वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, ये A होता है, ये A0 होता है, ये A होता है। ठीक है, इसके नीचे वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू नहीं रखी जाएगी, तो हमारे पास P0 माइनस 2P। अगर कैलकुलेट करें 2.303 log P0 की जगह पे आपने रखना है 0.5 माइनस 2P और P की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 0.012। और इसे आपने क्या करना होगा 100 से डिवाइड करके K की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू 0.5/this इसे आपने कैलकुलेट करना होगा और फाइनली आपको K की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स, या मिनट हो तो मिनट इनवर्स, 100 मिनट हो तो मिनट इनवर्स, सेकंड हो तो सेकंड इनवर्स। आइए समझते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सपोज करते हैं A और B रिएक्ट करके C और D प्रोवाइड करते हैं और इनके कोएफिशिएंट्स कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक, यहां पर अगर A के लिए हम रेट को मेजर करें तो dA/dt होता है और ये वैल्यू नेगेटिव में होगी बिकॉज A इज रिएक्टेंट और इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी। वैसे ही B के लिए आपने ये रख दिया और C के लिए आपने ये रख दिया और D के लिए आपने ये रख दिया dd/dt। ये पर्टिकुलरली A, B, C और D के लिए अलग अलग से रेट हैं। अगर इनको इक्वेट करना है तो उस केस में इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे? यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। B भी आपका नेगेटिव ही होगा और यहां पर
1/b से डिवाइड होगा, यहाँ पर 1/c से, 1/d से, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका मिलता है यहाँ से, ये होता है एवरेज रेट। क्वेश्चन कैसे आएंगे? सपोज करते हैं क्वेश्चन कहता है N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के डिक्रीज होने का रेट गिवन है, ठीक है, dH2/dt, dH/dt ये हमें गिवन है, वो है 0.39 × 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड। ये आपके पास H2 के डिक्रीज होने का रेट पता है। फाइंड द dNH3/dt। NH3 के बढ़ने का रेट पता करना है। H2 के घटने का रेट तो पता है, NH3 के बढ़ने का रेट पता करना है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर dH2/dt dNH3/dt। H2 नेगेटिव होगा, H2 नेगेटिव होगा और उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 से यहाँ पर डिवाइड करी जाएगी। वैसे ही NH3 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इसका कोएफिशिएंट यहाँ डिवाइड किया जाएगा। अब क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो NH3/dt फाइंड आउट हो जाएगी आसानी से। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्हेनियस इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी वो भी चेंज होती है। आर्हेनियस ने इसके बारे में बताया है, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट। देखिए इन्होंने बताया कोई रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रहा है, इसमें जो रेट की वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, के की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, AE⁻⁻RT। ये के की वैल्यू है, ठीक है। इस इक्वेशन में के की वैल्यू कुछ इस तरीके से वैरी होती है, जहां पर ए क्या है, तो ए के बारे में बताया गया, ए इज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ई इज द नेचुरल लॉग बेस। के तो है ही रेट कांस्टेंट। अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं, लॉग के, लॉग ए e⁻⁻ और हाँ, ई ए की जो वैल्यू है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट करके और सी और डी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ इस तरीके से इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर ए और बी इस पोजीशन पे है, ये एनर्जी है और ये टाइम, एनर्जी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ए और बी को रिएक्ट करना है और प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो ऐसे में क्या करना होगा, सी और डी बनाने के लिए इसे एनर्जी देनी होगी जिससे कि उनमें इफेक्टिव कोलिजन हो सके। अगर उनमें इफेक्टिव कोलिजन होता है, जैसे ए और बी में इफेक्टिव कोलिजन का मतलब एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म कर दें, ठीक है। कोलिजन थियरी ये कहती है, ठीक है। ये थियरी जो भी हो, हाइपोथेटिकल हो या कुछ भी हो, लेकिन इस थियरी के अकॉर्डिंग ए और बी को इफेक्टिवली कोलाइड होना होगा, उसके लिए एनर्जी देनी होगी और वो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस तरफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसके इस तरफ रिएक्टेंट होते हैं, यहां के बाद ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है ए और बी को, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए और बी और सी और डी के बीच के एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आपने समझ लिया। चलिए हम समझते हैं, यहां पर आर्हेनियस वाले पे वापस आ जाते हैं। लॉग ए प्लस
लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने लॉग एम इंटू लॉग एन के फॉर्मूले से ये लिख दिया। ये जो लॉग ई टू द पावर जो ई ए अपॉन आर टी है वो आपका पहले आ जाता है, तो ये हो गया लॉग ए ई ए अपॉन में आर टी लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू वैसे होती है 1, तो इसे हम लिखने की जरूरत है नहीं। लॉग के, देखिए यहां क्या करना है, दो कंडीशन लेने हैं। एक बार टाइम की वैल्यू, एक बार टेम्परेचर की वैल्यू हम T1 लेते हैं, उस समय आपका रेट कांस्टेंट K1 है। यहां पर आपने K1 रख देना है, यहां पर आपने T1 रख देना। लॉग K1 लॉग ए ई ए अपॉन में आर T1। अगेन अगर आपका टेम्परेचर T2 है तो वहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होके K2 हो जाती है। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, लॉग K2 लॉग ए ई ए अपॉन में आर T2। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो हो जाता है, नहीं माइनस करते हैं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और ये आपका K1 अपॉन में K2 ई ए अपॉन में आर 1 अपॉन T2 1 अपॉन T1। साथ ही साथ इस ई बेस वाले लॉग को 10 बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पर आपने क्या करना होगा, ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन T2 1 अपॉन T1। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी, आर तो पता ही होता है। यहां पर 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 4 वैल्यू अननोन है यहां पर, इसमें से 3 कोई गिवन होगा और चौथा पता करना होता है। तो इस तरीके से आर्हेनियस इक्वेशन आपका रेट कांस्टेंट का रिलेशन टेम्परेचर से बताता है। एक बात और याद रखेंगे, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 10 डिग्री बढ़ा दी जाए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। यही आपको समझना होगा कि अगर टेम्परेचर सपोज करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पर रेट कांस्टेंट K है, टेम्परेचर की वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, इन दैट केस 2K हो जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है।